नेपाल में जो आंदोलन हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, उसके पीछे बहुत से लोग सोशल मीडिया पर नेपाली दैवीय शक्ति को भी वजह बता रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहों तक पर चर्चा हो रही है। दैवीय शक्तियों की अनदेखी की गई, ऐसी बातें कही जा रही हैं और कहा जा रहा है कि इसी वजह से नेपाल का यह हाल हो गया। कई लोग नेपाल की इन घटनाओं को कुमारी देवी से जोड़कर देख रहे हैं। कुमारी देवी की नेपाल में बहुत पुरानी मान्यता है। कहा जाता है कि कुमारी देवी के चेहरे पर अगर कोई एक्सप्रेशन आ जाता है तो उससे तबाही आती है। कुमारी देवी कौन है और उनको लेकर क्या मान्यता है वो आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको दिखाते हैं कुमारी देवी के चेहरे पर आए भावों की वजह से क्या हुआ, यह दावा किया जा रहा है। ये तस्वीरें पिछले साल की हैं, जब कुमारी देवी की यात्रा निकल रही थी। उस दौरान कुमारी देवी गिर पड़ी थी। इस घटना के बाद नेपाल में बाढ़ बारिश से भारी तबाही हुई थी। अब एक और तस्वीर देखी, कुमारी देवी हैं कौन और कैसे नेपाल में कुमारी देवी की पूजा शुरू हुई, इतनी मान्यता है। कुमारी देवी की पूजा की परंपरा नेपाल में 12वीं या 13वीं शताब्दी में शुरू हुई। मल्ल वंश के राजा जयप्रकाश मल्ला देवी तालेजू के साथ शतरंज खेला करते थे। एक बार राजा ने गलती से देवी को मानवीय भावनाओं से देखा। इससे क्रोधित होकर देवी ने कहा कि अब वो राजा की पूजा स्वीकार ही नहीं करेंगी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने देवी से क्षमा मांगी। इस पर देवी ने राजा के सपने में आकर कहा कि वो शाक्य या वज्राचार्य समुदाय की एक बच्ची का चयन करें। उस बच्ची के अंदर देवी अवतरित होंगी। तब से यह परंपरा चली आ रही है। नेपाल में एक बच्ची को कुमारी के रूप में चुना जाता है और मासिक धर्म शुरू होने तक उनकी पूजा की जाती है। अब आपको यह भी बताता हूं कि कुमारी देवी का चयन कैसे किया जाता है। कुमारी देवी के तौर पर बच्ची का चयन शारीरिक और ज्योतिषीय मानदंडों के आधार पर होता है। मान्यता है कि मासिक धर्म शुरू होने तक देवी बच्ची के शरीर में वास करती है। मासिक धर्म शुरू होने के बाद देवी बच्ची का शरीर त्याग देती है, जिसके बाद कुमारी की पूजा देवी के रूप में नहीं होती। कुमारी देवी को दुर्गा या तलेजू भवानी का जीवित अवतार माना जाता है। कुमारी देवी को जमीन पर पैर रखने की भी अनुमति नहीं होती। पुजारी और भक्त कुमारी देवी को गोद में लेकर यात्रा में जाते हैं। मान्यता है कि कुमारी देवी के चेहरे पर किसी भी तरह के हाव भाव नहीं होने चाहिए। अगर हाव भाव बदले, इसका मतलब कुछ संकट आने वाला है। कुमारी देवी के चेहरे पर आने वाले हर एक्सप्रेशन का मतलब वहां के लोग अनहोनी मानते हैं। अगर कुमारी देवी रो रही हैं या जोर से हंस रही हैं तो इसका मतलब गंभीर बीमारी या मृत्यु या आपदा को माना जाता है। अगर कुमारी देवी रोती हैं या आंखें मलती हैं तो इसका मतलब फौरन मौत या जीवन का आखिरी दिन माना जाता है। अगर कुमारी देवी कांप रही हैं तो इसका मतलब जेल की सजा माना जाता है। यह नेपाल में लोगों में जो मान्यता है वो आपको बता रहा हूं। हालांकि जेनजी आंदोलनकारी अपनी डिमांड पूरी होने तक हटने को तैयार नहीं है। उनकी डिमांड क्या है भाई? उनकी डिमांड है कि आंदोलन में मारे गए सभी लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए। शहीदों के परिवार वालों को सम्मान, अभिनंदन और राहत दी जाए। सरकार से जुड़ी वर्तमान प्रतिनिधि सभा को बर्खास्त कर दिया जाए। नेपाल के संविधान में संशोधन हो या इसे फिर से लिखा जाए। अंतरिम अवधि खत्म होने के बाद स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। पिछले 30 साल में नेताओं ने जितनी संपत्ति लूटी है उसकी जांच की जाए। नेताओं की अवैध संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा और संचार से जुड़े संस्थानों का पुनर्गठन। बेरोजगारी, पलायन और सामाजिक अन्याय खत्म करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाए। नेपाल में पुरानी सरकार का तो तख्ता पलट हो गया। पीएम से लेकर मंत्री तक सब भाग गए। अब अंतरिम सरकार के गठन की चर्चा चल रही। जेनजी आंदोलनकारियों ने अंतरिम सरकार के मुखिया के सिलेक्शन के लिए ऑनलाइन मीटिंग आयोजित की, जिसमें 5000 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में अंतरिम सरकार के मुखिया के लिए कई नामों पर वोटिंग करवाई गई, जिनमें कौन कौन से नाम है भाई? एक नाम है सुशीला कार्की का। उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले। सुशीला कार्की ने पीएम बनने के लिए शर्त रखी है। 1000 लिखित साइन होने पर ही कह रही हैं कि मैं पीएम बनूंगी। अब तक सुशीला जी को 3500 से ज्यादा समर्थन पत्र मिले हैं। नेपाल के जेनजी आंदोलनकारियों ने पीएम बनने के लिए सबसे पहले बालेन शाह से अपील की थी। बालेन शाह काठमांडू के मेयर हैं और इस आंदोलन के पोस्टर बॉय हैं। लेकिन बालेन शाह ने आंदोलनकारियों की अपील का जवाब ही नहीं दिया। आंदोलनकारियों ने कहा कि बालेन शाह ने उनका फोन ही नहीं उठाया, जिसके बाद वोटिंग कराई गई। जिन सुशीला कार्की को नेपाल के युवाओं के सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं वो कौन है और क्यों जेनजी की पसंद बन रही है, अब आपको यह भी बताता हूं। सुशीला कार्की नेपाल की पहली मुख्य न्यायाधीश रही। भ्रष्टाचार के मामलों पर सख्ती के लिए जानी जाती हैं। 2006 में संविधान मसौदा समिति की सदस्य थी। महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती रही हैं। सुशीला कार्की का भारत से भी कनेक्शन रहा है। सुशीला कार्की ने बीएचयू से यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र की डिग्री ली है। हालांकि सुशीला कार्की के नाम पर पूरी सहमति बन पाएगी, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी हो।
लेकिन नए पीएम के तौर पर सुशीला कार्की का नाम इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। लेकिन हमारे यहां कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि नेपाल में जैसे हालात है ना, वैसे भारत में भी बन जाए। ये लोग चाहते हैं कि भारत से नरेंद्र मोदी हट जाएं। लेकिन आप देखिए कि खुद नेपाल जहां की क्रांति को देखकर ये लोग नरेंद्र मोदी को हटाने के सपने पाल रहे हैं। खुद वो नेपाल मोदी जैसे नेता की डिमांड कर रहा है। बॉस, नेपाल में इतनी बड़ी क्रांति इसलिए हुई कि वहां पर मोदी जैसा कोई लीडर ही नहीं था। ये पब्लिक कह रही है। वहां नेपाल में जो लीडर थे वो बूढ़े बूढ़े होकर भी दशकों से वहां पर जमे हुए थे। इन्होंने अपने परिवार, अपने बच्चों को आगे बढ़ाया, खूब अय्याशी की जिंदगी जी, अकूत दौलत कमाई। इन्हीं के खिलाफ तो नेपाल में विद्रोह हुआ। नेताओं के खिलाफ नारे लगाते हुए युवा सड़क पर उतर आए। जेन जी की क्रांति हो गई क्योंकि करप्शन और नेपोटिज्म की वजह से नेपाल का बहुत बुरा हाल हो गया था। यानी जेन जी नारे लगा रहा है कि नेताओं के बच्चे गाड़ी में, गाड़ी पहुंची खाड़ी में। यानी नेताओं के बच्चे जो है ना, उन्हीं की वहां पर किस्मत चमक रही थी। बाकी युवा जो है वो ऐसे ही बैठा हुआ था। तो जो लोग यहां अरमान पाल रहे हैं कि भाई भारत में भी कैसे कुछ ऐसा हो जाए, वो खुद उन पार्टियों में हैं जहां परिवार ही पार्टी चला रहा है। वहां भी नेपो किड की कमी नहीं है और उनको नेपाल जैसा हाल चाहिए भारत के अंदर। इस तरह की बातें हुई हैं वहां पर नेपाल के अंदर। और इसका मतलब यह है कि बूढ़े नेताओं ने तो अति कर दी, अब शक्ति युवाओं के हाथ में होनी चाहिए। नेता के बच्चे के तो गाड़ी बंगला सब मिल जाता है, वो बाहर सेटल भी हो जाता है, लेकिन नेपाल के युवा को क्या मिला? यही सिस्टम बदलने के लिए नेपाल के युवाओं ने सरकार उखाड़ दी। नेपाल के जेन जी ने सरकार तो उखाड़ दी, तख्ता पलट तो कर दिया, लेकिन अब आगे क्या? नरेंद्र मोदी जैसा लीडर इन्हें कैसे मिलेगा, इसकी तलाश हो रही। नरेंद्र मोदी जैसा लीडर नेपाल को इसलिए चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार और परिवारवाद से ऊब कर ही भारत नरेंद्र मोदी को लाया था। अब नेपाल भी भ्रष्टाचार और परिवारवाद से ऊबकर क्रांति कर रहा है, तो उसे भी नरेंद्र मोदी की जरूरत दिख रही है। नेपाल के युवाओं ने लीडर का क्राइटेरिया तय कर दिया है कि देश जो भी चलाए मोदी जैसा लीडर होना चाहिए। लेकिन यह लीडर होगा कौन नेपाल का? पहले बालेन शाह का नाम सामने आया था कि वो नेपाल के नए लीडर बन सकते हैं, लेकिन अब सुशीला कार्की का नाम सामने आया है कि वो नई पीएम बन सकती हैं। सुशीला कार्की कौन है? जिनका भारत से भी तगड़ा कनेक्शन है, इनकी पढ़ाई तो खुद ही भारत में हुई है। क्या नेपाल के जेन जी सुशीला कार्की के नाम पर तैयार हो जाएंगे? इसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि विद्रोह और तख्ता पलट के बाद अब नेपाल में क्या चल रहा है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.